Good morning, student. Today I am going to explain the class 9th chapter 9 MCQ. MCQ of class 9 science. Our question 1 is the inertia of body tends to cause the body to decrease its velocity, increase its velocity. Answer will be resist to change the state of rest. इनर्सिया से उस बॉडी के अंदर, इनर्सिया का मीनिंग ये होता है, ये हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करती है टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. अगर यहाँ मोशन होता तो भी वो करेक्ट होता. रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, या मोशन में तो मोशन में, तो वो रेजिस्ट करता है, विरोध करता है टू चेंज ड स्टेट ऑफ रेस्ट. तो इसका डी पार्ट ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इनर्शिया ऑफ बॉडी हैज डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑन. तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे. जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. तो आंसर क्या आएगा? मास. थर्ड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तभी भी आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. तो इसका आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया. INERTIA इनर्शिया बोलते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 4 है a body is acted upon by a constant force then it will have a uniform speed velocity. अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेट कर जाती है, या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर वो रुक जाती है. तो अगर वेलोसिटी चेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. तो इट विल हैव ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वर्ड क्या आएगा? एक्सेलरेशन. A passenger toss a coin in a moving train which falls behind him. It means that the motion of train is. जब उसका ट्रेन चलती है अचानक तो उसे क्या बोलेंगे? रुकने को रिटार्डेशन बोलेंगे. अगर वो चलती है वेलोसिटी कम ज़्यादा करके तो उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे. तो आंसर में क्या आएगा? मोशन ऑफ ट्रेन इज एक्सेलरेटेड. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी. तभी वो पीछे की तरफ सिक्का गिरा है, क्योंकि बॉडी अचानक वो चल रही है और वो सिक्का क्या है? वो आराम से रहना चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है. लेकिन अगर गाड़ी चल रही होगी तो पीछे क्यों गिरा? क्योंकि वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा इनर्शिया के कारण, लेकिन गाड़ी चलने के कारण वो पीछे की तरफ चला जाएगा. तो एक्सेलरेटेड. क्वेश्चन नंबर 6 है टू बॉडीज A and B आर थ्रोन अपवर्ड simultaneously with the same velocity. If the mass of A is greater than mass of B, then तो A will go higher than B, B will go higher than A. तो जिसका मास A का, अगर हम इसको ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं तो इस पर इनर्शिया का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी वर्क करेगी. तो A and B will go to same height. यहाँ पर किसी तरह का कोई इनर्शिया तो ज़मीन पर चलने पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब हम इसे ऊपर उछाल रहे हैं थ्रोन अपवर्ड और वेलोसिटी भी हमारी सेम है, तो दोनों सेम हाइट पर जाएंगे ए और बी, क्योंकि दोनों ही एक जैसी थी बॉडी. इफ़ द मास ऑफ ए, मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए और बी दोनों को सेम वेलोसिटी से जब हम फेंक रहे हैं तो दोनों ही सेम हाइट पे जाएंगे. इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया के लिए मूवमेंट हम ज़मीन पे ही देखते हैं. Next one is when a force of 1 Newton act on a body of mass 1 kg, the body receive an acceleration of. अब उस पर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है. आपको F का मैंने फॉर्मूला बताया था, F इक्वल टू ma. अगर F फोर्स 1 न्यूटन है, ये कब हो सकते हैं? जब दोनों मास भी 1 हो और A भी 1 हो. अब वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मास दे रखा है, तो यहाँ जब 1 आएगा तभी इसके आंसर में 1 आएगा ना. तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ द वेट ऑफ ए बॉडी इज 1000 डाइन देन द मास ऑफ बॉडी विल बी टेकन एंड G इक्वल टू दिस. तो आपका G कितना होता है? G हमने 10 मीटर लेना है, वेट दे रखा है, वेट का फॉर्मूला होता है mg. वेट इज इक्वल टू mg. अब इसका 1000 डाइन दिया है वेट, तो हमें आंसर में W की पोजीशन दे रखी है और हमें m नहीं पता m कितना है, और G हमें दिया है 10.
अब ये डाइन में दिया है तो 100 के इक्वल हो जाएगा। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 ग्राम। A car accelerate on a horizontal road due to force exerted by the road on the car, engine of the car। क्या आएगा इंजन, इंजन लगाता है फोर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा इंजन। A car accelerate on a horizontal road due to force exerted by the road on the car। अब रोड फोर्स लगा रही है या इंजन ऑफ द कार या कार ऑन द अर्थ। कार ने रोड पे फोर्स लगाया और रोड ने किस पे लगाया कार पे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। कार किस पे फोर्स लगाएगी रोड पे, और रोड किस पे लगाएगी कार पे, जिससे फिर वो आगे मूव कर जाएगी। वो कार एक्सेलरेट कर रही है रोड पे क्योंकि रोड भी उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। और कार जो फोर्स लगा रही है वो इंजन के कारण लगा रही है। इंजन ने कार पे फोर्स लगाया और कार ने रोड पे, और रोड ने फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया कार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट द फोर्स विच हेल्प द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय। तो जिसके कारण घोड़ा आगे मूव कर जाता है वो कौन सी फोर्स है, वो है ग्राउंड पे से, ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है हॉर्स पे। हॉर्स ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया और ग्राउंड तो मूव करेगा नहीं लेकिन हॉर्स मूव कर जाएगा क्योंकि ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया वो हॉर्स पे लगाया, और हॉर्स का मास कम होने के कारण वो मूव कर जाता है। जिसे वो कार मूव कर रही थी रोड ने जब उस पर फोर्स लगाया। इंजन ने कार पे फोर्स लगाया और कार ने रोड पे, और रोड ने फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया तो रोड के कारण कार आगे मूव कर गई। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 है द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास ऑफ एम इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। तो इसमें फोर्स का फॉर्मूला देखना है F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है तो आप सीधा निकाल दोगे। आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है मास इंटू वेलोसिटी, तो आप सीधा उसको फाइंड आउट कर लोगे, चारों ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम is moving with a constant velocity of 20 meter per second in a horizontal frictional table. The force acting on the body is। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। जब वो फ्रिक्शनलेस है तो किसी तरह की फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शनलेस मीन्स जहाँ कोई भी किसी तरह का फ्रिक्शन ना हो, और जो बॉडी है 40 ग्राम के है, मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और लगातार उसकी जो वेलोसिटी है चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इट मीन्स उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो और वहाँ पर टेबल भी हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो किसी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आराम से विदाउट फ्रिक्शन अगर टेबल है तो हमें उस पर कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप चलती रहेगी। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा 0। अगर वहाँ फ्रिक्शन होता है, अगर फ्रिक्शन लेस टेबल ना होती तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती। अब यह कांस्टेंट वेलोसिटी से वो अपने आप चलती रहेगी, फ्रिक्शन लेस है तो। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अनटिल। एक बॉडी मूव कर रही है, वो कब तक मूव करेगी, जब तक कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज इंक्रीज्ड, द रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0। जब तक उस पर फोर्स लगता रहेगा तब तक वो मूव करती रहेगी। जैसे ही रिजल्टेंट फोर्स मीन्स जो टोटल फोर्स है वो 0 हो जाएगा, उस पर फोर्स लगाना बंद हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। वो कंटिन्यूसली कब तक मूव करेगी, जब तक कि उस पर लगने वाला फोर्स 0 ना हो जाए। देयर आर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नेमली फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। वी कैन डराइव। हम जो सेकंड लॉ है ना वो इम्पोर्टेंट होता है इसका। जो सेकंड लॉ है उससे हम थर्ड और फर्स्ट दोनों लॉ निकाल सकते हैं। तो जो सेकंड लॉ है, थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ कैन बी डराइव।
उसका जो पहला ला है वो भी निकाल सकते हैं, और जो थर्ड ला है वो भी हम सेकंड ला से निकाल सकते हैं। जैसे F इक्वल टू एम ए था, ए को हमने क्या लिखा था, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स 0 कर दें तो एम वी इज इक्वल टू एम यू आ जाएगा, और m से m कट गया तो v इज इक्वल टू यू आ गया। इट मीन्स जब हम किसी चीज़ पे फोर्स नहीं लगाते, अभी ये क्वेश्चन है, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दिया तो जो जितनी वेलोसिटी से वो स्टार्टिंग में चलेगी उतनी ही वेलोसिटी से वो लगातार चलती रहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो थर्ड और फर्स्ट ला दोनों ही हम सेकंड ला से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने इसके 15 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप पहले 1 to 15 क्वेश्चन रिवाइज भी कर लेना और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना।